हेलो एंड वेलकम बैक टू किंग्स कॉमर्स जोन। सो दोस्तों, आज के दिन जो टॉपिक मैं शुरू करवाने जा रहा हूं उसका नाम है बैंक रिकंसिलिएशन स्टेटमेंट। इस टॉपिक में काफी सारे बच्चों को प्रॉब्लम्स आ रही थी, तो मैं ऐसा करूंगा कि इस टॉपिक को थोड़ा स्लो पेस पे रखूंगा ताकि आप सबको अच्छे से समझ आ सके। और आप सबको यह भी बता दूं कि एग्जाम जो है जल्द हो सकता है, दिसंबर तक हो सकता है, तो आप इसकी तैयारी कर लो। अपनी जो प्रिपरेशन है उसका टाइम और इंक्रीज कर दो जितना हो सके। एमसीक्यूज आप ट्राई करो। एमसीक्यूज तो आपको किंग्स कॉमर्स जोन की ऐप पर भी मैंने दिए हुए हैं। 900 एमसीक्यूज की पीडीएफ है, उसके साथ 10 मॉक टेस्ट है अकाउंटेंसी के। ये आप जरूर प्रैक्टिस करो, क्योंकि जो आप पढ़ रहे हो, चाहे तो मेरे YouTube चैनल से या किसी और YouTube चैनल से या आप बुक से पढ़ रहे हो, अल्टीमेट एम आपका है कि एमसीक्यू सॉल्व करना। तो अगर आपको एमसीक्यूज के टेस्ट मिल रहे हैं, कहीं से भी मिल रहे हैं, वो आप जरूर अटेंड करो। चलिए दोस्तों, शुरू करते हैं आज का टॉपिक, बीआरएस बैंक रिकंसिलिएशन स्टेटमेंट। बैंक रिकंसिलिएशन स्टेटमेंट क्या है दोस्तों? आपने एक टॉपिक पढ़ा था कैश बुक, राइट? तो आपको याद होगा उस टॉपिक में डबल कॉलम कैश बुक में आप यहां एक कैश का कॉलम और एक बैंक का कॉलम बनाते थे, और क्रेडिट साइड में भी एक कैश का कॉलम और एक बैंक का कॉलम, राइट? अब देखिए, जब हम कैश बुक बनाते हैं तो दो कॉलम हम बनाते हैं, एक कैश का कॉलम, एक बैंक का कॉलम। बेसिकली कैश बुक इसलिए बनाई जाती है ताकि एट द एंड ऑफ द डे हमें यह पता चल सके कि हमारे पास कैश कितना और हमारे बैंक में कितना बैलेंस है। हमारे बैंक में कितना बैलेंस है वो बैंक बैलेंस दो लोग मेंटेन करते हैं। दो लोग कौन? एक तो हम खुद करते हैं कैश बुक बनाकर, और दूसरा कौन करता है? बैंक। क्योंकि जो पैसा हम बैंक में डिपॉजिट करते हैं या जो पैसा बैंक से हम निकालते हैं, उसका एक रिकॉर्ड किसके पास रहता है? उसका एक रिकॉर्ड रहता है बैंक के पास, इन द फॉर्म ऑफ बैंक स्टेटमेंट या बैंक पासबुक। ठीक है, तो एक रिकॉर्ड हम मेंटेन करते हैं और एक रिकॉर्ड बैंक मेंटेन करता है। लेकिन जब दो जगह रिकॉर्ड मेंटेन कर रहे हो और अलग अलग लोग कर रहे हो, एक हम कर रहे हैं, एक बैंक कर रहे हैं, तो कई बार ऐसा होता है कि हमारे जो रिकॉर्ड्स हैं वो मैच नहीं करते। ठीक है, सबसे पहले समझो कि रिकॉर्ड कैसे मेंटेन होंगे, हम कैसे मेंटेन करेंगे। मान लो मुझे राम ने एक चेक दिया। राम मेरा कोई कस्टमर था, उसने मुझसे कोई सामान खरीदा था, उसने मुझे एक चेक दिया 10,000 का। तो उस चेक को मैं अपनी जो कैश बुक है उसको उसकी डेबिट साइड में लिखूंगा। क्यों डेबिट साइड में लिखूंगा? भाई आप सबको पता है कि जो कैश या चेक आपके पास आएगा वो आपका एसेट है, और एसेट्स के लिए रूल अगर आपको याद होगा तो क्या था कि अगर एसेट्स इंक्रीज होते हैं, बढ़ते हैं, तो उनको क्या किया जाता है? डेबिट। और एसेट्स अगर डिक्रीज होते हैं तो उनको क्या किया जाता है? क्रेडिट। तो क्योंकि राम ने मुझे चेक दिया, इसका मतलब मेरा बैंक बैलेंस जो है, एसेट है मेरा, वो इंक्रीज होगा, तो मैं इसको डेबिट में लिखूंगा। लेकिन क्योंकि दो जगह रिकॉर्ड मेंटेन होंगे तो बैंक भी मेंटेन करेगा। भाई अगर ये चेक मैंने बैंक में जमा करवा दिया तो बैंक में भी वो बैलेंस मेंटेन होगा, बैंक का बैलेंस भी चेंज होगा। तो जो मैंने यहां डेबिट में लिखा, बैंक जो बैंक है वो अपने क्रेडिट में लिखेगा 10,000। क्यों? हमने जो कैश बुक में डेबिट में लिखना है, बैंक अपने कहां लिखेगा? क्रेडिट में। और जो हम अपना क्रेडिट में लिखेंगे, बैंक कहां लिखेगा? डेबिट में। ऐसा क्यों? क्योंकि हमारे लिए ये जो चेक आया था ये हमारा एसेट था, और एसेट्स की इंक्रीज कहां लिखते हैं? डेबिट में, इसलिए मैंने इसको डेबिट कर दिया। लेकिन जब वो चेक मैंने बैंक में जमा करवाया तो बैंक के लिए वो बन गई क्या? लायबिलिटी। क्योंकि वो बैंक का अपना पैसा नहीं है, वो मेरा पैसा है, तो बैंक के लिए वो लायबिलिटी है। और लायबिलिटी का रूल आपको पता है, उल्टा चलता है। लायबिलिटी की अगर इंक्रीज है, अगर लायबिलिटी इंक्रीज होती है तो क्रेडिट, और डिक्रीज होती है तो डेबिट। तो जब भी हम बैंक में पैसा जमा करवाते हैं तो आपको कई बार आपके मोबाइल पे मैसेज आया होगा, योर अकाउंट हैज बीन क्रेडिटेड, कि आपका अकाउंट क्रेडिट किया गया। क्यों? बैंक के लिए वो क्रेडिट क्यों है? इसलिए क्रेडिट है कि बैंक के लिए वो पैसा एक लायबिलिटी है, और लायबिलिटी जब इंक्रीज होती है तो उसको हम क्या कर देते हैं? क्रेडिट। अब मेन चीज आपने क्या देखी कि जो 10,000 मेरे पास आया, मैंने डेबिट किया, बैंक ने वही अमाउंट क्रेडिट किया, दोनों आपको सेम दिख रहे हैं, सेम दिख रहे हैं। तो हमने फिर किस चीज को रिकंसाइल करना है? हमने किस चीज को रिकंसाइल करना है? हमने तब रिकंसिलिएशन करनी है जब ये दोनों बैलेंस डिफरेंस हो। मतलब मैं यहां 10,000 दिखाऊं, बैंक वहां 7,000 दिखाए, यहां मैं 20,000 दिखाऊं, बैंक वहां 15 दिखाए, मैं यहां 20 दिखाऊं, बैंक वहां 25 दिखाए,
तो जब दोनों बैलेंस मिसमैच हों तब हम बनाते हैं BRS यानी बैंक रिकॉन्सिलिएशन स्टेटमेंट, यानी ऐसे स्टेटमेंट जो हमारे कैश बुक का बैंक कॉलम जो है उसको हमारी पासबुक के साथ मैच करे, दैट इज बैंक रिकॉन्सिलिएशन स्टेटमेंट। तो मैं बात कर रहा था कि जो चीज हमने यहां डेबिट करनी है क्योंकि हमारे लिए एसेट है, एसेट की इंक्रीज हुई है, वो जब पैसा हम बैंक में जमा करवाएंगे बैंक के लिए बन जाएगी लायबिलिटी, और लायबिलिटी का रूल है जब इंक्रीज होती है तो क्रेडिट होती है। इसलिए आपके फोन पे भी कई बार जो मैसेज आता है उसमें यही लिखा आता है योर अकाउंट हैज बीन क्रेडिटेड। और मान लो अगर मैंने बैंक किसी को पेमेंट कर दी, मैंने शाम को 2000 की पेमेंट कर दी, अगर मान लो मैंने शाम को 2000 की पेमेंट कर दी, तो पेमेंट कर दी इसका मतलब मेरा बैंक बैलेंस डिक्रीज होगा, यानी एसेट्स डिक्रीज होंगे, और एसेट डिक्रीज होंगे तो मैं कहां लिखूंगा? क्रेडिट में। लेकिन बैंक इसको कहां लिखेगा? देखिए मैंने कहा उल्टा है, जो हम डेबिट करेंगे बैंक क्रेडिट करेगा, जो हम क्रेडिट करेंगे बैंक डेबिट करेगा। तो यहां पर मैंने पेमेंट कर दी 2000 की, तो मेरा एसेट डिक्रीज हुआ तो इसलिए क्रेडिट करना पड़ा, लेकिन बैंक क्या करेगा? इसको बैंक इसको डेबिट करेगा। क्यों डेबिट करेगा? बैंक इसको डेबिट में लिखेगा यहां पर। क्यों? क्योंकि मेरी बैंक के लिए जो लायबिलिटी थी पहले 10,000 थी, जब 2000 मैंने निकाल लिया, किसी को पेमेंट कर दी, तो मेरी बैंक की जो लायबिलिटी है वो आपकी डिक्रीज हो गई। तो लायबिलिटी की इंक्रीज की थी, मैंने कहा इंक्रीज की थी क्रेडिट, तो डिक्रीज को कर दूंगा डेबिट। इसलिए जब आपको कभी मोबाइल पे मैसेज आता है, जब आप पैसा एटीएम से निकालते हो, तो वहां क्या लिखा था? योर अकाउंट हैज बीन डेबिटेड, कि आपका अकाउंट क्या किया गया है? डेबिट किया गया। क्यों डेबिट किया गया? क्योंकि बैंक की लायबिलिटी उस केस में डिक्रीज हो जाती है तो वो डेबिट कर देता है। अब जरा नेट देखें, तो मेरे पास आया 10,000, इसमें से 2000 मैंने पेमेंट कर दी, तो ये मेरा बैलेंस कैरी डाउन। हम इस तरह से बैलेंसिंग करते थे, ठीक है। तो असल में मेरे पास बैंक में कितना पैसा है? 8,000। और यहां पर भी अगर आप देखोगे तो 10,000, इसमें से 2000 पेमेंट हो गई, तो बचा कितना? 8,000। ये दोनों सेम है, ये दोनों बराबर है। तो अब होता क्या है कि कई बार ऐसी सिचुएशंस आती हैं कि ये बैलेंस जहां मुझे ये 8,000 दिख रहा है, हो सकता है वहां आपको 6,000 दिखे, हो सकता है आपको 8 की जगह 10,000 दिखे। ये मैच नहीं करते, उसी को मैच करने के लिए हम बनाते हैं बैंक रिकॉन्सिलिएशन स्टेटमेंट। तो सबसे पहले आपने क्या सीखना है यहां पर? एक चीज, आप जो बैंक का जो कैशबुक का डेबिट होगा, जो कैशबुक का डेबिट होगा वो पासबुक का क्या होगा? क्रेडिट, एंड वाइस वर्सा। क्लियर हो गया? आपका जो डेबिट बैलेंस है कैशबुक का कौन सा होगा? क्रेडिट, और आपका जो क्रेडिट है बैंक पासबुक का क्या होगा? डेबिट बैलेंस। तो अब इस बैलेंस को दूर करने के लिए हम बनाते हैं बैंक रिकॉन्सिलिएशन स्टेटमेंट। डेबिट बैलेंस ऑफ, ये याद रखो, कैशबुक इज इक्वल टू, वो किसके बराबर होता है? क्रेडिट कॉलम ऑफ कैशबुक, सॉरी ऑफ पासबुक। ये दोनों सेम होते हैं। जो कैशबुक का डेबिट बैलेंस होगा, क्योंकि मैंने कहा था जो कैशबुक में डेबिट वो पासबुक में क्रेडिट, तो डेबिट बैलेंस ऑफ कैशबुक इज इक्वल टू क्रेडिट कॉलम ऑफ पासबुक। मतलब इसको क्या कहेंगे? फेवरेबल बैलेंस, कि आपके पास बैंक में पैसा पड़ा हुआ है, फेवरेबल बैलेंस। इसका उल्टा क्रेडिट बैलेंस ऑफ कैशबुक, ये एमसीक्यूज के लिए बड़ा इंपॉर्टेंट है। क्रेडिट बैलेंस ऑफ कैशबुक, कैशबुक का क्रेडिट बैलेंस, या जिसको हम ये कह सकते हैं बैलेंस है, ये डेबिट बैलेंस ऑफ पासबुक। दोनों का मतलब सेम, लेकिन मतलब क्या कि अनफेवरेबल बैलेंस, यानी इसको हम कह सकते हैं कैश एट बैंक, और इसको हम कहेंगे बैंक ओवरड्राफ्ट। अनफेवरेबल बैलेंस को क्या कहेंगे? बैंक ओवरड्राफ्ट। ये याद रखना आप, ये अपना एमसीक्यूज के पॉइंट ऑफ व्यू से बड़ा इंपॉर्टेंट है। दूसरा इंपॉर्टेंट एमसीक्यू क्या है इसमें कि कैश जो बैंक रिकॉन्सिलिएशन स्टेटमेंट है वो कौन बनाता है? याद रखना कि बैंक रिकॉन्सिलिएशन स्टेटमेंट कौन बनाता है? अकाउंट होल्डर, या फिर हम ये कह सकते हैं बैंक के लिए जो कस्टमर है। तो BRS जो है वो अकाउंट होल्डर या जो कस्टमर है, बैंक का जो कस्टमर है वो बनाता है। याद रखना, बैंक कभी भी बैंक रिकॉन्सिलिएशन स्टेटमेंट नहीं बनाता। क्लियर हो गया? चलिए जी, अब आते हैं थोड़ा थ्योरेटिकल पार्ट पे। बैंक रिकॉन्सिलिएशन स्टेटमेंट क्या है?
बैंक रिकॉन्सिलेशन स्टेटमेंट इज ए स्टेटमेंट प्रिपेयर्ड मेनली टू रिकंसाइल द डिफरेंसेस बिटवीन द बैंक बैलेंस शोन बाय द कैश बुक एंड द बैंक पासबुक। कहता है बैंक रिकॉन्सिलेशन स्टेटमेंट क्या है? ये वो स्टेटमेंट है जो डिफरेंस बताती है। किसका डिफरेंस? जो बैंक बैलेंस शो है हमारी कैश बुक में, यानी हमारा जो कैश बुक होता है, मैंने कहा था उसमें दो कॉलम है, कैश बुक को, एक कैश का और एक बैंक का। तो इसमें जो बैंक कॉलम है हमें इसको देखना है। तो कैश बुक में जो बैंक कॉलम है उसका और हमारी जो बैंक की पासबुक है उसके अंदर जो डिफरेंसेस हैं उसको देखने के लिए हम बनाते हैं बैंक रिकॉन्सिलेशन स्टेटमेंट। अब क्वेश्चन ये राइज होता है कि ये जो बैंक रिकॉन्सिलेशन स्टेटमेंट है इसमें जो हम बना रहे हैं, जो डिफरेंस को मैच कर रही है, डिफरेंस आता क्यों है? दोनों स्टेटमेंट में डिफरेंस आता क्यों है? फॉर एग्जांपल, अगर मान लो कि मैंने ये मेरा कैश का 10,000 है, ये मेरी पासबुक का 10,000 है, ठीक है, ये मेरा 10,000 है दोनों तरफ। अगर मैंने बैंक में 10,000 जमा करवाया तो कैश बुक में भी 10,000 दिखेगा, पासबुक में भी 10,000 दिखेगा। लेकिन अगर पासबुक में वो 8,000 दिखता है या 12,000 दिखता है तो इसका रीजन क्या है? ये 2,000 का जो डिफरेंस आया उसका रीजन क्या है? उसके लिए हम बनाते हैं बैंक रिकॉन्सिलेशन स्टेटमेंट। तो हम अपनी कैश बुक का जो बैंक कॉलम है उसको मैच करते हैं बैंक की पासबुक के साथ। बढ़ते हैं आगे और ये जानने की कोशिश करते हैं कि ये डिफरेंस क्यों आया। मैं इसी की बात कर रहा था कि 2,000 का डिफरेंस सपोज अगर है तो क्यों है, उसके पीछे क्या क्या कारण रहते हैं, हम उन कारणों के बारे में पहले जानेंगे। कॉजेज ऑफ डिफरेंस इन द कैश बुक एंड द पासबुक बैलेंस। जो डिफरेंस के कॉज हैं, जो रीजन है किसके अंदर, हमारी जो कैश बुक है उसका और बैंक की जो पासबुक है उसमें जो फर्क आया, डिफरेंस आया, उसके क्या रीजन हो सकते हैं? तो दो रीजन है। द डिफरेंस में अराइज ऑन अकाउंट ऑफ द फॉलोइंग रीजन। पहला, डिफरेंस कॉज बाय द टाइम गैप इन रिकॉर्डिंग ट्रांजेक्शन। एक तो टाइम के कारण और दूसरा डिफरेंस कॉज बाय एरर्स कमिटेड इन रिकॉर्डिंग ट्रांजेक्शन, या फिर हमने कोई ट्रांजेक्शन को रिकॉर्ड करते वक्त कोई गलती की, कोई एरर कर दिया। अब एक एक करके समझेंगे कि टाइम गैप की वजह से किस तरह से दोनों स्टेटमेंट में फर्क आ सकता है। देखिए, पहला है चेक इशूड बट नॉट येट प्रेजेंटेड फॉर पेमेंट इन द बैंक। हम जो बैंक रिकॉन्सिलेशन स्टेटमेंट बनाते हैं वो फ्रीक्वेंटली कभी भी बना सकते हैं, लेकिन मान लो अगर हम महीने की बना रहे हैं, एट द एंड ऑफ एवरी मंथ बना रहे हैं, तो टाइम गैप की वजह से क्यों डिफरेंस आएगा? देखिए, चेक इशूड बट नॉट येट प्रेजेंटेड फॉर पेमेंट। मान लो कि मैंने किसी कस्टमर को चेक इशू किया। मान लो ये मेरी जो कैश बुक है, जस्ट ए सेकेंड, ये मेरी कैश बुक का बैंक कॉलम की मैं बात कर रहा हूं। याद रखना, लिखा मैंने कैश बुक है, ये बैंक कॉलम की बात कर रहा हूं, और यहां पर पासबुक है, पासबुक है, ठीक है। सपोज करो कि दोनों में बैलेंस जो है, हटा देता हूं इसको, सपोज करो कि दोनों में स्टार्टिंग में बैलेंस 10-10 हजार थे, सेम थे, कोई फर्क नहीं था, ठीक है। अब सपोज करो मैंने किसी को चेक इशू किया, कोई मेरा क्रेडिटर था जिसको मैंने पेमेंट करनी थी, मैंने इसको चेक इशू किया। मान लो राम को मैंने एक चेक दे दिया, ठीक है, सपोज 4,000 का मैंने चेक दे दिया। तो मैं क्या करूंगा, अकॉर्डिंगली अपनी जो कैश बुक है उसमें से 4,000 कम कर दूंगा, क्रेडिट साइड में लिख दूंगा। यहां पे मैं डेबिट क्रेडिट साइड नहीं बना रहा, प्लस माइनस के रूप में उसको दिखा दूंगा। तो मान लो अगर 10,000 का बैलेंस था कैश बुक में, तो 4,000 का मैंने उसको चेक दे दिया। ये मैं पासबुक की बात कर, सॉरी बैंक कॉलम की बात कर रहा हूं, याद रखना। 4,000 का मैंने चेक दे दिया तो मेरे पास बैलेंस कितना बचा? 6,000। क्यों मैंने ये कम कर लिया? क्योंकि मुझे ये पता है, बैक ऑफ द माइंड मुझे ये पता है कि ये पैसा मेरे बैंक अकाउंट से कटने वाला है। जिसको मैंने चेक दिया वो जाएगा बैंक, और मेरे बैंक अकाउंट से मेरे जो बैंक अकाउंट है उसमें से पैसा वो ले लेगा। तो अकॉर्डिंगली मैंने 4,000 कैश बुक में कम कर दिया कि ये यहां से भी कटेगा। लेकिन जिस कस्टमर को मैंने चेक दिया, सपोज करो वो बैंक गया ही नहीं, मतलब जिस महीने की मैं वो कैश बुक बना रहा हूं, मान लो मैं जून की चेक बुक कैश बुक बना रहा हूं, तो मान लो वो जून में बैंक में गया ही नहीं, वो 1 जुलाई को गया। तो इसका मतलब जून तक मेरा ये बैलेंस 10,000 ही रहा। तो आपके सामने मिसमैच हो गया। और ये मिसमैच क्यों हुआ? क्योंकि जब मैंने चेक दिया, जिस दिन हम किसी को चेक देते हैं हम उसी दिन रिकॉर्ड कर लेते हैं, लेकिन बैंक कब रिकॉर्ड करेगा? जब वो पर्सन, जो बंदा जिसको मैंने चेक दिया, बैंक से पैसा निकालेगा, तो बैंक तभी रिकॉर्ड करेगा। अब मान लो अगर मैंने जून महीने में उसको चेक दिया था और वो गया जुलाई में, तो जून महीने तक तो बैंक अपना बैलेंस 10,000 ही शो करेगा। तो इसकी वजह से मिसमैच हो गया। और इस मिसमैच की वजह क्या है? टाइम, कि मैंने आज रिकॉर्डिंग कर ली, लेकिन बैंक ने कब की? बैंक ने जून महीने नहीं की, जब
बैंक से पैसा निकला होगा तब रिकॉर्डिंग की होगी। तो जून महीने तक बैंक का बैलेंस सेम रहा, इसलिए जो है ये मिसमैच हुआ। तो ये आपके सामने क्लियर है, टाइम गैप। दूसरा रीजन को हटा देते हैं, चेक पेड इनटू बैंक। मैंने बैंक में चेक जमा करवाया था, मान लो किसी कस्टमर ने मुझे चेक दिया। सिंपल सी बात, अगर कोई कस्टमर मुझे चेक देगा, सपोज अब राम ने मुझे चेक दिया, तो मैं अल्टीमेटली यहां प्लस कर लूंगा। मान लो राम ने मुझे 3000 का चेक दिया, तो मैं यहां प्लस कर लूंगा 13000। अब चेक मैंने यहां प्लस कर लिया, क्यों? क्योंकि मुझे पता है कि जब ये चेक बैंक में मैं लगाऊंगा तो मेरा बैंक बैलेंस भी 3000 बढ़ जाएगा, तो अकॉर्डिंगली मैंने यहां पर प्लस कर लिया। अब वो चेक बैंक में गया, लेकिन आप सबको पता है कि चेक कई बार क्लियर होने में 2 या 3 दिन लग जाते हैं। और मान लो वो चेक मैंने 30 जून को दिया और वो 1 जुलाई को क्लियर हुआ, तो मैं अगर बीआरएस 30 जून तक की बना रहा हूं, इसका मतलब मेरे अकाउंट में वो 3000 नहीं आया, 30 जून तक नहीं आया था, क्योंकि जून महीने के बना रहा हूं। जुलाई में आ गया होगा, लेकिन जून तक नहीं आया था, जिस महीने तक की मैं बना रहा था। तो अल्टीमेटली मेरा कैश बुक का बैलेंस शो करेगा 13000 और पासबुक का बैलेंस शो करेगा 10000, दोनों में मिसमैच हो गया। तो ये भी एक कारण रहता है, किसकी वजह से? बिकॉज ऑफ टाइम गैप। क्लियर हो गया? मैं तो आज ही रिकॉर्ड कर दूंगा, लेकिन बैंक कब रिकॉर्ड करेगा? जब वो चेक बैंक में क्लियर होगा, जब बैंक के अकाउंट में वो पैसा आ जाएगा, बैंक तब रिकॉर्ड करेगा। और अगर मैंने बीआरएस उससे पहले बना ली है, जब तक बैंक में पैसा नहीं आया था, तो ये मिसमैच होगा। तो एक ये वजह हो सकती है। चलिए जी, नेक्स्ट इसको फिर हटा देते हैं। नेक्स्ट कारण क्या हो सकता है? इंटरेस्ट अलाउड बाय बैंक। अब देखिए, जो हमारा बैंक में अकाउंट होता है उसमें बैंक हमें इंटरेस्ट भी देता है। तो मान लो कि बैंक ने मुझे 2000 रुपए का इंटरेस्ट दिया। अब बैंक जब इंटरेस्ट दे रहा है, यहां पे 2000 का इंटरेस्ट दिया, बैंक बैलेंस हो गया 12000। लेकिन मान लो जो बैंक ने मुझे इंटरेस्ट दिया उसके बारे में मुझे नॉलेज नहीं थी, वो मेरे बैंक अकाउंट में आ गया, मुझे उसका पता नहीं चला। इसका मतलब पता नहीं चला तो मैंने कैश अकाउंट अकॉर्डिंगली मेंटेन नहीं की, मेरा कैश का बैलेंस उतना ही दिखाएगा 10000। या मान लो अगर इंटरेस्ट का मुझे पता चला लेकिन कुछ दिनों के बाद, तो जब तक कि मैं बीआरएस बना रहा था तब तक मुझे इंटरेस्ट का नहीं पता था, तो मिसमैच हो गया। यहां कितना है? 12000, लेकिन जिस डेट की मैं बना रहा था तब तक मुझे कोई इंटीमेशन नहीं मिला था बैंक से, तो मेरा ये बैलेंस पुराना वाला ही शो कर रहा है। कितना? 10000। तो ये 2000 का मिसमैच हो गया। ये भी बिकॉज ऑफ टाइम गैप, कि बैंक ने तो आज ही इंटरेस्ट डाला और आज ही रिकॉर्ड कर लिया। मान लो मैंने 6 दिन के बाद रिकॉर्ड किया, लेकिन 6 दिन से पहले वाली अगर मैं बैंक स्टेटमेंट देखूं तो वो मैच नहीं कर रही। तो ये भी एक रीजन रह सकता है कि जब आपका दोनों बैलेंस जो है मैच नहीं होंगे। चलिए नेक्स्ट पे मूव करते हैं। नेक्स्ट इज इंटरेस्ट चार्ज बाय द बैंक ऑन ओवरड्राफ्ट। बैंक ने हमसे ओवरड्राफ्ट पे इंटरेस्ट लिया। अब ये देखिए, ये हमारी कैश बुक, राइट, और ये आ गई पासबुक। ठीक है, मैं फिर से वही कहानी लेके चलता हूं कि सपोज करो बैलेंस बराबर थे, 10-10 हजार थे। अब क्या किया हमने? कोई ओवरड्राफ्ट किया था। ओवरड्राफ्ट का मतलब बैंक में जितना बैलेंस है उससे ज्यादा पैसा निकलवाया था, और उसके लिए बैंक ने हमसे क्या ले लिया? बैंक ने हमसे इंटरेस्ट ले लिया। इसका मतलब बैंक हमारा बैलेंस जो है वो कम करेगा। मान लो बैंक ने 500 रुपए का इंटरेस्ट हमसे हमारे अकाउंट से काट लिया, 9500, लेकिन जिसकी इंटीमेशन मुझे टाइमली नहीं मिली। तो जिस समय की मैं बीआरएस बना रहा था उस समय मुझे नहीं पता था कि बैंक से ये पैसा निकल चुका है या कट चुका है, तो यहां पे मैं अपना बैलेंस 10000 ही दिखाऊंगा। तो ये भी एक कारण हो जाएगा मिसमैच का, बिकॉज ऑफ टाइमिंग, क्योंकि बैंक ने तो आज ही वो पैसा काट लिया, लेकिन मुझे मान लो कुछ दिनों के बाद पता चला। तो जब तक मुझे नहीं पता चला तब तक बैलेंस 10000 ही था। तो ये भी एक कारण है मिसमैच का। चलिए नेक्स्ट, बैंक चार्जेस एंड कमीशन चार्ज बाय द बैंक। ये भी सेम केस है कि अगर बैंक ने कुछ चार्जेस लगाए, जैसे आजकल आप देखते हो कि हम ट्रांजैक्शन करते हैं, कहीं पैसा ट्रांसफर करते हैं तो बैंक चार्जेस काट लेता है, एटीएम के चार्जेस काट लेता है बैंक, आपको बैंक चेकबुक देता है या उसके चार्जेस काट लेता है। तो तरह तरह के बैंक आजकल चार्जेस लगा रहा है। मान लो बैंक ने वो चार्जेस लगाए, या फिर बैंक ने कोई कमीशन ली, मान लो 500 ही ली, तो उसमें से हमारे अकाउंट से काट ली, लेकिन हमें नहीं पता था, तो इसकी वजह से भी ये मिसमैच हो जाएगा, सेम पहले वाले की तरह, यानी इंटरेस्ट की तरह। नेक्स्ट, डायरेक्ट डिपॉजिट बाय कस्टमर इनटू बैंक। अब देखिए कई बार क्या होता है कि कस्टमर जो है हमारा, वो क्या करता है, हमसे सामान ले जाता है और कहता है भाई पैसा मैं आपके अकाउंट में डाल दूंगा, आज नहीं तो कल डाल दूंगा, ठीक, और हम उसको दे देते हैं। तो अगर कोई कस्टमर हमारे बैंक अकाउंट में सीधा पैसा डाल दे, मान लो किसी कस्टमर ने हमसे उधार लिया था, उसने वो पैसा मेरे अकाउंट में जमा करवा दिया, तो मेरा बैंक बैलेंस हो गया 12000, लेकिन उसने मुझे तो बताया नहीं कि भाई आपके अकाउंट में पैसा डाल दिया, या बैंक से भी कोई इंटीमेशन नहीं मिली।
तो ये बैलेंस कितना रहा 10,000। तो ये भी एक मिसमैच है, ये भी एक कारण है टाइम गैप की वजह से कि उसने तो आज पैसा जमा करवा दिया लेकिन मुझे मान लो कुछ दिनों के बाद पता चला, लेकिन तब तक मेरा बैंक बैलेंस 10,000 ही रिफ्लेक्ट कर रहा था। तो ये भी एक कारण है मिसमैच का। नेक्स्ट, इंटरेस्ट एंड डिविडेंड कलेक्टेड बाय बैंक। इंटरेस्ट एंड डिविडेंड कलेक्टेड बाय बैंक, कई बार बैंक हमें इंटरेस्ट देता है या डिविडेंड। डिविडेंड क्या होता है भाई, आपने अगर कुछ शेयर्स ले रखे हैं किन्हीं कंपनीज के, उन शेयर्स पे जो आपको प्रॉफिट आता है उसी को हम डिविडेंड कहते हैं, तो सीधा हमारे बैंक अकाउंट में आता है। तो मान लो बैंक ने हमें इंटरेस्ट और डिविडेंड 5,000 का इंटरेस्ट और डिविडेंड दे दिया, तो हमारा बैंक बैलेंस हो गया 15,000 का। लेकिन जिसके बारे में बैंक ने हमें इंटीमेट नहीं किया और ना ही हमें कहीं से पता चला, तो हमारा जो कैश बुक का बैलेंस है वो तो 10,000 ही दिखाएगा। तो यहां पर भी 5,000 का फर्क है बिकॉज ऑफ टाइम गैप की वजह से, क्योंकि बैंक ने तो आज ही हमारे अकाउंट में वो पैसा जमा करवा दिया, लेकिन हमें उसके बारे में कुछ दिनों के बाद पता चला। जब तक पता नहीं चला वो बैलेंस 10,000 ही था, और अगर हमने उस समय की बीआरएस बनाई तो ये मिसमैच दिखाएगा। तो ये भी एक कारण हो सकता है। देन लास्ट इज डायरेक्ट पेमेंट मेड बाय द बैंक ऑन बिहाफ ऑफ कस्टमर। देखिए कई बार क्या होता है कि जैसे हम कोई गाड़ी लेते हैं तो उसकी इंस्टॉलमेंट भरनी होती है तो सीधा बैंक हमारे अकाउंट से काट लेता है, या कोई हमने LIC का प्रीमियम भरना है वो भी बैंक हमारे अकाउंट से काट लेता है, प्रोविडेंट फंड का पैसा बैंक हमारे अकाउंट से सीधे काट लेता है। तो डायरेक्ट पेमेंट मेड बाय द बैंक ऑन बिहाफ ऑफ कस्टमर, अगर बैंक हमारे बिहाफ पे कोई डायरेक्ट पेमेंट करता है तो उस केस में क्या होगा, मान लो बैंक ने पेमेंट कर दी 1,000 रुपये, हमारा कोई इंस्टॉलमेंट थी, बैंक ने भर दी, सीधे बैंक अकाउंट से कट गई, तो बैंक बैलेंस रह गया 9,000, लेकिन यहां पर तो 10,000 ही है, तो हमें उसके बारे में पता नहीं है। तो ये भी एक रीजन हो सकता है मिसमैच का। तो ये वो रीजन है जो टाइम की वजह से कि रिकॉर्डिंग में किसी एक जगह पर बैंक में या कैश बुक में हम रिकॉर्डिंग में टाइम का गैप आ जाता है, जिसकी वजह से ये मिसमैच होता है और हमें क्या बनानी पड़ती है, BRS यानी बैंक रिकॉन्सिलिएशन स्टेटमेंट बनानी पड़ती है। चलिए जी आगे बढ़ते हैं। दूसरा है डिफरेंस कास्ड बाय एरर कमिटेड इन रिकॉर्डिंग। ये था टाइम गैप के डिफरेंस हमने पढ़ लिए। दूसरा एरर। एरर का सिंपल है भाई, मुझे एक चेक मिला 10,000 का, ठीक है, लेकिन गलती से 10,000 का मुझे चेक मिला, लेकिन गलती से मैंने मुझे एक चेक मिला, ये मेरा कैश कॉलम और ये मेरा बैंक कॉलम, मुझे एक चेक मिला राम से 10,000 का, लेकिन गलती से मैंने 1,000 लिख दिया। ये जीरो की गलती कई बार हमसे हो जाती है, तो 10,000 की जगह मैंने 1,000 लिख दिया, लेकिन बैंक में तो पूरा 10,000 जमा हुआ, क्योंकि चेक तो बैंक में ही जाएगा, बैंक तो चेक दे के पूरा 10,000 ही जमा करवाएगा। अब मैंने यहां लिखा 1,000 और बैंक में जमा हो गया कितना, 10,000, तो डिफरेंस कितने का दोनों के बीच, 9,000 का। तो ये एक रीजन हो सकता है। या फिर बैंक से भी कई बार गलती होती है, हालांकि बहुत कम होता है, ऐसा देखने में बहुत कम आता है, लेकिन हो सकता है कि बैंक भी कहीं गलती कर दे। भाई मैंने जमा करवाया 10,000 और बैंक ने वहां जमा कर दिया 1,00,000, या बैंक ने वहां जमा कर दिया 1,000, या बैंक ने वहां जमा कर दिया 1,100। तो ये फिगर की गलती हो सकती है, बैंक भी कर सकता है, तो उसकी वजह से भी मिसमैच हो सकता है। तो आज हमने पढ़े कि किन कारणों की वजह से, किन रीजंस की वजह से हमारी जो कैशबुक का बैंक कॉलम है और जो पासबुक है हमारी, उसमें मिसमैच होता है। कल हम पढ़ेंगे कि किस तरह से हम बैंक रिकॉन्सिलिएशन स्टेटमेंट बनाएंगे, और फिर एक सेशन हम पूरा का पूरा डेडिकेट करेंगे इसके MCQs के लिए। तो आज के लिए इतना ही। जो भी आप टेस्ट देना चाहते हो, मॉक टेस्ट, और साथ ही साथ अगर आपको MCQs की PDF चाहिए, आप किरिंस कॉमर्स जोन की ऐप डाउनलोड कर लो। जो लिंक है डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको दे दूंगा, ऐप डाउनलोड करके आप अपनी प्रैक्टिस वहां पे कर सकते हो MCQs के लिए। थैंक यू दोस्तों, थैंक यू वेरी मच।